कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। गिरीश पांडे जी, आज आपने सर्वोदय भारत पार्टी की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने में कुछ ही घंटे बाकी बचे हुए हैं, तो इस प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है और लोकसभा चुनाव को लेकर के सर्वोदय पार्टी क्या तैयारी कर रही है? सर्वोदय भारत पार्टी कहने को तो एक पार्टी है, लेकिन पार्टी से बहुत आगे एक जन आंदोलन है। ये जो 7 लाख शहीदों ने आज़ादी की लड़ाई में अपने जान की कुर्बानी दी, चाहे वो फांसी के फंदे पर झूले 1857 से 1947 तक या गोलियां खाईं, उनके अगर सपने कहीं हैं कि हमारे कुर्बानी के बाद देश कैसा होगा, तो वह अगर किसी किताब में लिखा हुआ है तो वो भारत का संविधान है जी। लेकिन दुर्भाग्य, जबकि भारत के संविधान में लिखा हुआ पहला मूल कर्तव्य, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी, कि भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है, यानी कि संविधान जानना है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम लोग 4.5 साल से गांव-गांव जाकर संविधान के बारे में बताने के लिए संविधान कथाएं कह रहे हैं। शुरुआत में 4-5 हज़ार लोगों में पूछते हैं कि कितने लोगों ने भारत के संविधान का नाम सुना है। तो स्थिति ये इतनी ऐसी है कि 2-3 लोग मिलते हैं जिन्होंने संविधान का नाम सुना है। जिस किताब को सबको जानना था, जिस किताब से हम लोकतंत्र बनते हैं, जिस किताब से हम लोक शक्ति जागृत होती है, जिस किताब से जनता को ये पता चलना था कि अब सत्ता उसके पास है, उस किताब का नाम ही नहीं सुना जी। जनता को अपनी शक्ति का आभास नहीं है। इसीलिए इस देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि जनता यानी कि मालिक का रास्ता रोक करके इन तथाकथित सेवकों को गुजारा जाता है। आधा पौन घंटे वेट करना पड़ता है। जब ये अगर सुरक्षा के लिए करना है तो 1 गाड़ी 2 गाड़ी चले, रास्ता रोकने की कहाँ ज़रूरत है, और 50 गाड़ियों 100 गाड़ियों के काफिलों को कहाँ ज़रूरत है। तो लोक शक्ति जागृत ही नहीं हुई। और मीडिया से मैं ख़ास तौर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस लोग ये पब्लिक में भ्रम बना रहे कि तुम प्रजा हो और हम राजा हैं। जैसे हम गाँव में ये भी पूछते हैं कि अब सत्ता किसके पास है, तो जनता कहती है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नाम लेती है। बिल्कुल। और मीडिया से मैं ये रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा था कि अब अपनी शब्दावली बदलें ताकि पब्लिक में भ्रम ना रहे। अगर किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो मीडिया कहती है फला फला का राज तिलक। क्या मैसेज जाता है? वो गांव की भोली भाली जनता ये पढ़ सुन देख करके समझती है कि उनका राज तिलक हो रहा है, वो राजा बन रहे हैं और हम प्रजा के प्रजा हैं। तो इस जनशक्ति के जन जागरण के लिए पिछले 4.5 साल से हम लोग का जो अभियान चल रहा है, इसी के बाई प्रोडक्ट के रूप में पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ी जी। दरअसल 2015 के पंचायती चुनाव के पहले 1 साल भर हम लोगों की जो 200 गाँवों में संविधान कथाएं हो गई, वहाँ पे पंचायतों के चुनाव में फिर लोगों ने, जैसा कि संविधान सभा पास करते समय राजेंद्र बाबू और अंबेडकर साहब दोनों ने कहा था कि जब तक अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग चुनकर नहीं आएंगे तीनों स्तरों पे, केंद्र, राज्य और नगर निकायों और गांव पंचायतों, तब तक ये अच्छा संविधान भी देश को खुशहाल नहीं कर पाएगा। तो वो पब्लिक को जिम्मेदारी दी थी कि अच्छाई, चरित्र, ईमानदारी और संवेदनशीलता के आधार पर चुने। अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोगों को जिम्मेदारी दी कि वो तुम चुनाव में भाग लो तभी तो जीतोगे। आज वो खड़े होने को तैयार नहीं है। तो 2015 के चुनाव के पहले जिन गाँवों में संविधान की जानकारी हो गई, लोगों ने भावनात्मक रूप से समझ लिया सब कुछ, वहाँ परिवर्तन अपने आंखों के सामने देखा। माइक्रो लेवल पे लोगों ने खुद अच्छा प्रत्याशी तय किया, सारे गांव के लोगों ने, कि तुम नॉमिनेशन फाइल पर हम तुम्हें जिताएंगे। वो मना कर रहा है कि प्रधानी के चुनाव में 80 लाख 90 लाख लगता है, हम कहाँ से खर्च करेंगे, या हमारी जाति धर्म के इतने लोग नहीं हैं, वो नहीं है। पब्लिक खुद उस प्रत्याशी से कहती है कि तुम नॉमिनेशन फाइल करो, बाकी सोचना क्यों, जब हम ही को वोट देना है, और नॉमिनेशन फाइल कराया और जीताया। तो माइक्रो लेवल पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ, उसी को मैक्रो लेवल पे करने के लिए जब हम लोग विधानसभा और लोकसभा में प्रत्याशियों की बात करने लगे, खास करके 2016 के 17 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में, तब लोग कहते थे कि कोई ऐसी पार्टी ही नहीं है, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है जो अच्छे लोगों को टिकट दे। तो हम लोग कहते थे कि अच्छे लोगों से कि तुम निर्दल लड़ो, तो कहते थे कि निर्दल लड़ने में हमें 15 दिन पहले चुनाव चिन्ह मिलेगा और इनको चुनाव चिन्ह इतने पहले से मिलता है, तो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। आप कोई ऐसी पार्टी तो बताइए जिसमें अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोगों को टिकट मिले। तो फिर हम लोगों ने सर्वोदय भारत पार्टी, दरअसल हम लोगों ने पार्टी बनाई थी भारतीय संविधान दल, लेकिन वह नाम इलेक्शन कमीशन ने दिया नहीं। उसने कहा कि संविधान तो सबका है, फिर हम कैसे ये नाम दें।
तो दूसरी जो हम लोग की चॉइस थी सर्वोदय भारत पार्टी, जी। वो नाम मिला और उसी नाम से फिर ये पार्टी 2016 में बनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से राष्ट्रीय पार्टी। चुनाव चिन्ह अब किसी चुनाव के 6 महीने पहले रजिस्टर्ड पार्टियों को मिलता है, तो 6 महीने पहले हम लोगों को चुनाव चिन्ह कैमरा मिला पूरे देश के लिए, और पूरे देश में प्रत्याशी हम लोगों को बहुत कई स्टेट्स में तो एक तरह से इसकी ग्रोथ का और इसका प्रचार प्रसार का एक अजीब अभियान देख रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में, मध्य प्रदेश में अपने आप पार्टी फैल रही है, लोग इसे कॉन्सेप्ट से जोड़ते चले जा रहे हैं। अगर इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितने प्रत्याशी हैं और बाहर के स्टेट्स में कुल कितने प्रत्याशी हैं? उत्तर प्रदेश में अभी हम लोगों के 19 प्रत्याशी हैं जी। उत्तर प्रदेश के बाहर 17 प्रत्याशी हैं जी। और लगातार प्रत्याशियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पेड़ की तरह, एक पौधे की तरह से पार्टी ग्रो कर रही है। कहीं कहीं फूल निकल रहा है, कभी कहीं पत्तियां निकल रही हैं। पांडे, जैसा आपने कहा कि ये पार्टी नहीं, एक आंदोलन ज़्यादा है और संविधान को लेकर के काफ़ी समय से आप काम कर रहे हैं, तो इस लोकसभा चुनाव में पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? मुख्य एजेंडा सबसे पहले तो ये, क्योंकि जो सबसे बड़ी मुख्य समस्या है इस देश के लोकतंत्र की, उसी को सॉल्व करना। सबसे बड़ी समस्या आज हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ये है। मुझे से लोग कहते हैं, मैं यहीं लखनऊ से प्रत्याशी हूँ, जब मैंने कहा लोगों से कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो लोगों ने कहा कि 85 लाख रुपए चाहिए, अब 85 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये सोचिए कि अगर 85 करोड़ रुपए का कोई प्रत्याशी खर्च करके जीतेगा, तो वो कुछ भी वादे करके जाए, कुछ भी एजेंडा बता के जाए, जीतने के बाद उसका एक और केवल एक एजेंडा रहेगा, 5 साल में 85 करोड़ वसूले और अगले फिर इन्वेस्टमेंट के लिए उसे कई गुना, और फिर वो विधायक सांसद निधि खा जाएगा, अगर मंत्री होगा तो ट्रांसफर, पोस्टिंग, टेके सब में खाएगा, और वही हो रहा है। देश का लोकतंत्र खत्म ऑलमोस्ट हो गया है इस धनतंत्र के आगे। उस लोकतंत्र को बचाना है। सबसे ज़रूरी लोकतंत्र को बचाने के लिए है कि मैं अपने घर से ज़्यादा से ज़्यादा नॉमिनेशन अमाउंट बस 25,000 खर्च करूँगा, बाकी आपके घर आऊँगा तो आपसे भी पैसा मांगूंगा, 5, 10, 100, 50, 200, जहाँ जहाँ जाऊँगा। हमारे सारे प्रत्याशी पूरे देश में त्यागार्चना से चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम जिसके पास जहाँ जाएंगे कहेंगे आप इस राष्ट्र के बचाने, लोकतंत्र को बचाने के लिए त्याग करिए। हम आपका प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, और अगर आपके प्रतिनिधि होंगे तो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। पिछले आप इतने साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, आज तक आपने देखा कि लोकसभा या विधानसभा में किसी एक्ट या किसी बिल पर चर्चा होते समय उन विधायक या सांसद जिस जनता ने उनको चुना है, जिनके वो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आगे पूछते हैं कि बताओ हम क्या वहाँ राय दें, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, कोई नहीं पूछता। जनतंत्र का गला घोंट दिया गया, भीड़ तंत्र होकर रह गया। पहले हम जनतंत्र एस्टैब्लिश कर लें, फिर सारे लोगों के भी सपने पूरे हो जाएंगे, उन शहीदों के भी सपने पूरे हो जाएंगे। जी, लेकिन जैसा देखा गया है आमतौर से हर चुनाव में ईमानदार प्रत्याशी बहुत एक किनारे रह जाता है, और जो प्रमुख पार्टियां होती हैं या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ही वोट और चुनाव का ये सब खेल पूरा चलता रहता है। इसका जवाब आप कितनी देर में चाहते हैं? 2-3 मिनट है? जी जी, बिल्कुल। 2-3 मिनट है तो थोड़ा विस्तार में बताऊं, नहीं तो बहुत संक्षेप में बताऊं। जी। तो मेरे गजल का एक शेर सुन लीजिए और एक छोटी सी कविता सुन लीजिए संक्षेप में। कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता है, कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता है, पहले वो उसे चुंबक बनाता है फिर खींचता है। जी। कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता है, पहले वो उसे चुंबक बनाता है फिर खींचता है। हमारी व्यवस्था, हमारा जनतंत्र बहुत कुछ हैंडपम्प की तरह होता है। हमारी व्यवस्था, हमारा जनतंत्र बहुत कुछ हैंडपम्प की तरह होता है। पहले गंदा मटमैला फिर साफ पानी खींचता है। आज तक पिछले 30 सालों से, जब तक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लोग रहे 70s तक, तो बात छोड़ दीजिए, पिछले 30-35 सालों से ये हमारा हैंडपम्प से, जब से ग्राउंड से उसने लीडरशिप उभारी है जी, जितने तरह की गंदा मटमैला जिसका आप जिक्र कर रहे थे, अब ये होता है वो हुआ। लेकिन अब अनंत कारण हैं जिसकी वजह से 2015 के बाद साफ पानी के ट्रेसेस आने शुरू हो जाएंगे। जैसे हैंडपम्प में पहले गंदा मटमैला था, फिर साफ पानी। तो अब 2019 का चुनाव पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें साफ पानी आने जा रहा है। अनंत ऐसे फैक्टर्स हैं। पब्लिक का अपना अनुभव, हर बार हर गंदे मुद्दे पे चुन करके ठगी गई वो, प्लस
सोशल मीडिया, आप लोग अच्छे लोग जो मीडिया में हैं, अच्छे लोगों को प्रमोट करेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, पब्लिक एक्टिंग, वर्ल्ड इन्वायरमेंट, अनंत ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से 2019 में साफ पानी का अब ट्रेसेस आने रहेंगे। और इसको जो छोटी सी कविता मैंने कही थी, छोटी सी, पब्लिक ने अपने घरों में, अपने आसपास जो अनुभव करते हैं, पाइपों में, नालियों में पानी बहते हुए देखते हैं, उस अनुभव को याद करते हुए, और पाइपों नालियों को भट जाते हुए, चौक हो जाते हुए देखते हैं, उस अनुभव को याद करते हुए गंदा मटमैला पानी बह बह कर खुद ही रोकता जाता है, बंद करता जाता है अपने बहने के सभी रास्ते, छेद और स्थान। गंदा मटमैला पानी बह बह कर खुद ही रोकता जाता है, बंद करता जाता है अपने बहने के सभी रास्ते, छेद और स्थान। साफ पानी रास्ता बनाता है, साफ पानी रास्ता बनाता है। हमारा साफ़ सुथरा जो अभियान है, साफ़ सुथरे प्रत्याशी हैं, वह साफ रास्ता बनाने के लिए हैं। इरशाद साहब रेलवे बोर्ड के मेंबर रहे हैं, एकदम ऑनेस्ट 100%, बुरे कैरियर, प्रतापगढ़ से प्रत्याशी हैं। हमारे शीतला जी उन्नाव से प्रत्याशी हैं। हमारे SC द्विवेदी जी आप देवरिया से प्रत्याशी हैं। तो ये तो यहाँ आसपास जो आज थे, वैसे पूरे प्रदेश में 19 लोगों का फाइनल हो चुका है। और आप सब लोगों का इसी तरह से जुड़ाव और प्यार रहा तो एक चमत्कार होने जा रहा है।